घटना चक्र का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम देखेंगे तो इसमें पहला है इन्वायरमेंट। इसको देखते हैं तो इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम total of biotic and abiotic component that surrounds and influences an organism. Everything that surrounding an organism is collectively known as its environment. The biotic and abiotic component of the environment interact with each other. In environment includes three ब्रॉड कंपोनेंट्स। इसका है, इसमें ये फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये है इन्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये मेन इन्वायरमेंट है। ये लेयर है स्मॉल लेयर और लार्ज लेयर। स्मॉल लेयर में इन्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया में, लार्ज लेयर में इन्वायरमेंट ऑफ ट्री। एनवायरनमेंट में यहाँ बैक्टीरिया ये फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज फैक्टर में बैक्टीरिया के जो फैक्टर हैं इसमें जो है क्लाइमेट चेंज हो गया, सॉइल टाइप हो गया, और यहाँ पे चेंज इन टोपोग्राफी हो गया। एनवायरनमेंट फैक्टर इधर है तो इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज हो गया, इन फॉर्म ऑफ कंट्रोलर हो गया। और फिर यहाँ कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट इसके 3 हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल मैन मेड। कल्चरल मैन मेड ये है। कल्चरल मैन मेड में आ जाते हैं इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। और फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं लैंड है, एयर है, लैंड है, एयर है। फिजिकल में देखते हैं लैंड, एयर और वाटर। फिजिकल एनवायरनमेंट में है लैंड, एयर, वाटर। और बायोलॉजिकल में है प्लांट, एनिमल और माइक्रोब। और कल्चरल में तो देख ही ली हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये फिगर एनवायरनमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर। पहला है इसमें फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें है सॉइल, एयर एंड वाटर। सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट, इसमें है प्लांट, ह्यूमन, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा है कल्चरल एलिमेंट। कल्चरल एलिमेंट में है कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड मैन मेड फीचर्स सच एज इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। साइलेंट स्प्रिंग क्या है? साइलेंट स्प्रिंग के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है ये साइलेंट स्प्रिंग क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइलेंट स्प्रिंग इज एन इन्वायरमेंटल साइंस बुक पब्लिश्ड इन 1962। Silent Spring is an environmental science book published in 1962. It was written by an American marine biologist and ecological रचल कार्सन। और फिर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1986 में बना था। और इन्वायरमेंट इंक्लूडेड फिजिकल, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। तो इन्वायरमेंट में जो इंक्लूड होते हैं फिजिकल होते हैं और इंक्लूडेड फिजिकल, एबायोटिक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट उसमें जो है इंक्लूड होते हैं, एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, और एक दूसरे का उनका इंटरेक्शन भी इसमें होता है। और फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विद कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। Sustainable development is a subject of sensitivity in the context of natural resources from one to another generation. The main objective of sustainable development is the conversion of natural resources, proper management of natural resources and use of natural resources in a just manner। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ये है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट यहाँ पे है, इसकी जो टाइप्स हैं वो है इन्वायरमेंट में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे वो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर का इन्वायरमेंट और यहाँ पे लिथोस्फीयर का इन्वायरमेंट। लिथोस्फीयर में आ जाते हैं माउंटेन, प्लेन और डिजर्ट आ जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर आ जाते हैं, और बायोस्फीयर में आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं ग्लेशियर, लेक और रिवर और ओशियन, ये हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। तो यह है इन्वायरमेंट एंड ईच इंटरेक्शन। फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो
द ब्रंडलैंड रिपोर्ट, जो ब्रंडलैंड की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है 1987 में बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड कमीशन एंड ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, जो ये पब्लिश हुई थी 1987 में, इसके द्वारा पब्लिश की गई थी ब्रंडलैंड रिपोर्ट। फिर उसके बाद है क्वाइंड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दो टर्म दिया गया था। दिस वाज क्वाइंड बाय WCED, यही है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED रिपोर्ट टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, जो 1987 में जब ये पहली बार हुआ तो वहाँ पे इसकी टाइटल हुई थी आवर कॉमन फ्यूचर। फिर इट कैप्चर्ड फुल अटेंशन बाई इट कैप्चर्ड फुल अटेंशन बाय, इट कैप्चर्ड, यह कैप्चर होती है फुल अटेंशन बाय एजेंडा 21। एजेंडा 21 हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था एजेंडा 21। और अर्थ समिट था, किस टाइम पे हुआ था, ये 1992 में। ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट होता है। एजेंडा 21 कहाँ पर हुआ है ये पूछा जाता है, रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कि इसकी डेट क्या है 1992 में। इट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस ऑफ 2002। तो ये जो है इसका मेन पॉइंट का जो डिस्कशन हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, और इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2002 में। यहाँ पर जो है हम इवेंट्स देख लेते हैं, और ये है ईयर देख लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये इसका ईयर है 1972 में। और पब्लिकेशन ऑफ ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ये 1987 में हुई थी। और एडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था सितंबर 1987 में हुआ था। जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 1987 में। और रियो अर्थ समिट कब हुआ था, ये जून में हुआ था, 1992 में हुआ था। और रियो अर्थ समिट, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रियो अर्थ समिट जो है जून 1992 में हुआ था। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है इसमें पॉवर्टी मिटिगेशन होता है, कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, कन्वर्जन मतलब संरक्षण करना बायोडाइवर्सिटी का, एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है उनको जो है कंट्रोल करना। और नेचर्स हैज इट्स ओन ब्यूटी, और जो नेचर्स है इसकी वो खुद की इनकी ब्यूटी होती है, एंड बाउंड्रीज ब्यूटी एंड नेचर्स ही इनकी ब्यूटी है और बाउंड्रीज हैं। सो एट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द नेचर and then the roadmap of development should be prepared. Sustainable development is a balanced approach between economic development and environmental conservation. इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, सॉरी यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये है कंजर्वेशन, यहाँ पे है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये इन्वायरमेंटल के कंजर्वेशन के लिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बैलेंस करता है और किसके बिटवीन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। तो कंपेलिंग टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। These information are obtained by remote sensing technology, जो इंफॉर्मेशन होती है वो obtained की जाती है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं स्टैटिकल मेथड से भी कर ली जाती हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे GIS हो गया, इनसे जो है कर ली जाती हैं। इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ETC, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी हम जो है इनकी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेंड कर पाते हैं, और ETC हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी गई हैं इनके बेसिस के आधार पर जो रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे जो है प्रिपेयर किया गया है इसका रोड मैप। इसे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे
यहाँ पे लिखो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट के लिए है और रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी के लिए है। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और ये जो है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड और फिर ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड हम जो है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेटेड टू इन्वायरमेंट में हम यहाँ देखते हैं नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पर है नेचुरल, यहाँ पे है नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पर, तो ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेचुरल हैबिटेट हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। तो ये जो है ये 1 2 3 4 ये चीज़ें जो है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेट थी। और उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी से जो चीज़ें रिलेट हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो किससे रिलेट हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी में देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई और पॉपुलेशन साइज हो गया, मतलब कितनी पॉपुलेशन की कितनी साइज है ये देखते हैं। रिसोर्स एंड फूड अवेलेबिलिटी, जो रिसोर्सेज संसाधन है, जो खाद्य की जो आपूर्ति है वो उसकी पर्याप्तता है, उपलब्धता, इसको देखते हैं। रिसोर्स एंड फूड अवेलेबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नॉन कंपल्सरी स्ट्रक्चरल फैसिलिटी हो गया, इन नॉन कंपल्सरी स्ट्रक्चरल फैसिलिटी हो गया। और फिर एवरेज, इसके बाद एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पर कैपिटा इनकम हो गया। एवरेज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एंड पर कैपिटा इनकम हो गया। फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है। तो और फिर यहाँ फिगर है इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं वाटर एंड कार्बन साइकिल इन नेचर। वाटर एंड कार्बन साइकिल इन नेचर। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड इन एबायोटिक फैक्टर्स। जो इन्वायरमेंट है उसमें इंक्लूड है बायोटिक और ये एबायोटिक फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और जो ये फैक्टर है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इन जनरल दिस इंटरेक्शन ऑकर इन ए साइकिल मैनर। ये साइकिल मैनर में जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर्स टेक्स प्लेस between these factor abiotic and biotic in a cycle process, और these cycle exist in nature in the form of carbon cycle। ये जो साइकिल है वो एग्जिस्ट करती है नेचर में, और किस रूप में, कार्बन साइकिल के रूप में। फिर वाटर साइकिल एक्सेट्रा, जैसे कि वाटर साइकिल और एक्सेट्रा होते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं CO2 इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस। सम ऑफ देम आर रेस्पिरेशन से होते हैं, वल्केनिक इरप्शन से होता है, और इम्बस्टन से होते हैं, इम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल से होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में ये जो है CO2 रिलीज हो रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स परफॉर्म photosynthesis, or wherein they use CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce carbohydrate. It these noteworthy that carbon is found in various form on the earth. Elemental carbon is generally found in nature as 3 crystalline एलोट्रॉप्स फॉर्म, जैसे हो गया ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया एंड डायमंड हो गया। इन कंपाउंड फॉर्म इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ CO2 हो गया। कंपाउंड में के फॉर्म के में अगर हम देखते हैं तो इसका एक फॉर्म है CO2। और कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर कार्बन इज आल्सो रिसाइकिल बाय डिफरेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके बाद हम जो है फिगर को देख लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं फिगर। यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन साइकिल इन द नेचर, कार्बन साइकिल इन नेचर में कैसे कार्बन साइकिल होती है इसकी हम चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CO2 इन अर्थ एटमॉस्फेयर। CO2 अर्थ एटमॉस्फेयर में ऐसी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ आते हैं तो ये है कार्बोनेट इन वाटर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और फिर यहाँ कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, और फिर यहाँ से जो है ये है रेस्पिरेशनल एंड
एंड डिकम्पोजिशन। फिर यहाँ पे है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, जैसे एनिमल के हो गए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक हो गए हैं, कार्बोनेट जैसे हो गए, सेल्स हो गए। और कौन से ये हैं? पेट्रोलियम हो गए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से। ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स के हैं, और ये जो है प्लांट के। प्लांट में हम देख लेते हैं, ये हैं पेट्रोलियम भी मिल गया, और फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिल गया, और यहाँ पे कोल भी मिल गया, और यहाँ पे कार्बोनेट इन वाटर हो गया, फिर लाइमस्टोन हो गया। तो ये है कार्बन साइकिल इन नेचर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सोलर रेडिएशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सोलर रेडिएशंस का होता है। सोलर रेडिएशंस इनिशिएट्स वाटर साइकिल बाय इवेपोरेशन वाटर humidity is defined as some measure of the water vapor content of air or other gas. The term humidity in a general term to equal to quantity, the amount of water vapor in the gas. Significantly, humidity is measured using a hydrometer or hydrometer। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ तो यहाँ पे देख रहे हैं सोलर रेडिएशन इनिशिएट्स वाटर साइकिल बाय इवेपोरेशन वाटर ह्यूमिडिटी इन डिफाइंड एज सम मेजर ऑफ द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर और अदर गैस। द टर्म ह्यूमिडिटी a general term of to quantity, the amount of water vapor in the gas. Significantly, humidity is measured using a hygrometer और ये है फिजियोमीटर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हाइग्रोमीटर, ये हो गया, और जो है फिजियोमीटर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं द वाटर साइकिल इज ड्राइवन primarily by the energy from the sun. The solar radiation drives the cycle by evaporating water. फिर उसके बाद फ्रॉम द ओशियन, लेक एंड रिवर इट फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। इसे जो फॉर्म होते हैं, ये हैं ड्रॉपलेट्स में रूप में होते हैं एंड क्लाउड्स में होते हैं। वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली गेन इनफ मास टू fall back to earth. The water cycle is essentially a closed system, which means that the volume of water that is in the hydrosphere today in the same amount of water that has always been present in the earth system. फिर यहाँ पे जो है हम फिगर को समझ लेते हैं। फिगर में क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है ओशियन और ये है रिवर और ओशियन है। यहाँ पे रिवर हो या ओशियन, यहाँ से जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है। ये है सन की यहाँ से हीट होती है और फिर यहाँ से इवेपर होता है। तो इवेपरेशन ऑफ वाटर, और फिर ये हो गया, फिर बनता है क्लाउड से होते हैं रेन, और ये जो है इवेपर होता है यहाँ से ट्री से भी इवेपर होता है, क्लाउड बनता है, और फिर जो है रेन होता है। और फिर यहाँ से लो टेम्परेचर होगा, जो क्लाउड्स होंगे लो टेम्परेचर होगा, तो लो टेम्परेचर होगा तो ये हो गया कंडेंसेड वाटर होगा, तो फिर यहाँ पे रेनफॉल होगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है हेल स्टोन या रेन हो यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे वाटर स्केप्स हो गए, और फिर ये है वाटर साइकिल। ये पूरी की पूरी वाटर साइकिल है। यहाँ से ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर वाटर ये रेन हो रहे हैं, और फिर ये फिर वापस से जो है माउंटेन्स में यहाँ पे रेन हो रहा है, और फिर ये वापस से इसी रिवर और ओशियन में आ जाते हैं, और फिर ये जो है सन की एनर्जी से हीट होकर के फिर से इवेपोरेशन शुरू होता है, और ये साइकिल ऐसे ऐसे चलती रहती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसके आगे के जो हैं कंटेंट, इसको देखते हैं। तो मेनी transplanted seedlings do not grow because most of the root hairs are lost during transplantation. मतलब कि जो ट्रांसप्लांटेशन सीड को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो अधिकतर जो होते हैं उनके जो रूट्स के हेयर होते हैं वो टूट जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में, तो इसलिए वो जो है बढ़ नहीं पाते हैं। द फंक्शन ऑफ रूट्स हेयर इज टू कलेक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स
present in the soil and take this solution up to the root to rest of the plant. तो ये जो इनके जो है रूट हेयर होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, इनकी प्रेजेंस के लिए, जो सॉइल से इनको जो है ये जो है ऐसे जो है सॉइल से ये लोग लेते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। ये जो रूट हेयर ही टूट जाएंगे तो फिर उसके बाद जो वो प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे हम इसकी फिगर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये है यहाँ पे फिगर ये वाला देखते हैं, फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेस कंसंट्रेशन से हाई देखते हैं तो वाटर फॉर्म सॉइल, ये तो ये देख लेते हैं। फिर यहाँ पे है इम्बिशन, यहाँ पे है इम्बिशन। फिर उसके बाद यहाँ इसके जो है यहाँ हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, रूट हेयर एंड वोकल लिक्विड यहाँ पर है। और फिर उसके बाद मोर ऑस्मिस प्रेशर होता है, ऑस्मोसिस होते हैं। और फिर यहाँ पे इसके रूट्स हेयर हैं और मोर कंसंट्रेशन है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं लेस ऑस्मोसिस प्रेशर हो गया, सॉइल सॉल्यूशन इन वाटर हो गया और लेस कंसंट्रेशन हो गया। फिर जो है हम आगे देखते हैं, इसमें जो इसके आगे के जो मैटर है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड नॉमिनल pectin which helps it as a gilling agent with the soil. Another reason in the use of fertilizers which increases the concentrations of the soil and make it difficult for plants to absorb water. This situation causes desiccation of plant cells, causing the leaves to turn brown। तो अगर ये जो है इसको देख लेते हैं, यहाँ पे है दिस सिचुएशन कॉजेज, जो क्या होता है प्लांट की जो सेल्स होती हैं इसकी वजह से जो है यहाँ की जो लीव्स होती हैं वो ब्राउन में टर्न हो जाती हैं, मतलब कि परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं या फिर बदल जाती हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेयर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर है द थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो है मतलब कि जो पतली लेयर होती हैं जो अर्थ की सराउंडिंग फैली हुई हैं इनको जो है एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो है गैसेस की लेयर होती हैं तो इनको जो है एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेजरली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें मेजरली कंसिस्ट होता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा होते हैं। द एयर अराउंड यूज इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो इनमें जो बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं। प्लांट से हमें मिल रहे हैं ऑक्सीजन और ये और ये कौन ले रहा है, एनिमल से। और एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये CO2 किसको मिल रहे हैं, प्लांट्स को। प्लांट से मिल रहे हैं ऑक्सीजन, प्लांट्स एनिमल को ऑक्सीजन दे रहा है और एनिमल जो है प्लांट्स को CO2 दे रहे हैं। तो ये है बैलेंस ऑफ CO2 और O2 और CO2 का ये बैलेंस है। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो द शेयर ऑफ वेरियस गैसेज इन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, परमानेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एज फॉलोज। ये है यहाँ पर जो गैसेज हैं यहाँ पे परसेंटेज है। नाइट्रोजन जो N2 है वो 78.08% है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ये एटमॉस्फेयर इसमें सबसे हाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी हैं, ये जो मिक्सर बना हुआ है इसमें जो है नाइट्रोजन है N2 है, इसका 78.08% है। ऑक्सीजन है O2 है 20.95% है। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं ये आर्गन है AR, आर्गन है यहाँ पे 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है 0.036% है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये देख लेंगे, आर्गन है AR है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है 0.036%, नियॉन है यानी
0.002%, हीलियम है He 0.0005%, क्रिप्टॉन है 0.001%, जेनॉन है 0.40120009%, मतलब 0 के बाद 40 मतलब 4 टाइम्स 0 है, फिर 9 है परसेंट। हाइड्रोजन कितना है 0.4 टाइम्स 0 है, फिर उसके बाद 5%। तो ये हो गए, और ये सोर्स जो है एनसीईआरटी की सोर्स है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा कि बढ़ते हुए क्रम में लिखें या फिर घटते हुए क्रम में लिखें। तो ये परसेंटेज को, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है, N2 का है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का है, फिर उसके बाद यहाँ पर आर्गन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है, नियॉन का है, हीलियम का है, क्रिप्टॉन का है, जेनॉन का है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का। तो ये पूरी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबेंडेंट गैसेज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन सी गैसेज हैं, तो यहाँ पर है नाइट्रोजन, इसका आंसर है। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड देयरफॉर वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड ट्री फॉर आवर सर्वाइवल। मतलब कि हमें ज़रूरत क्या है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो प्लांट्स हैं उनको जो है CO2 की ज़रूरत है। तो फिर हमें प्लांट्स वगैरह से ऑक्सीजन मिलते हैं, और प्लांट्स और ट्रीज को जो है CO2 मिल जाते हैं। दीज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड्स इन कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ये जो क्या नाम है, ये जो पूरी प्रोसेस है और इस जो प्लांट्स वगैरह अपना भोजन बनाते हैं या फिर पकाते हैं, ये इस पूरी प्रोसेस को हम जो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फिर इन द प्रोसेस दे कंज्यूम CO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो जब ये फोटोसिंथेसिस ये करते हैं प्लांट्स, तो फिर ये क्या करते हैं कि कंज्यूम करते हैं, CO2 को ये कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर से CO2 कंज्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद जो है रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को इन द एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।